आज हम लोग 11th-12th क्लास के परमाणु संरचना या एटॉमिक फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बोर का परमाणु मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसकी परिभाषा को समझा जाएगा, इसकी विशेषता को समझने का प्रयास करेंगे, इसके गुण और दोष की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा को समझें। 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कमी या त्रुटियों को दूर करते हुए 1913 ईस्वी में एक परमाणु मॉडल दिया जिसको बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। अर्थात रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो त्रुटि थी, परमाणु के अस्तित्व पर संकट था, उसके समाधान के लिए प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर नील्स बोर ने एक परमाणु मॉडल दिया जिसको बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। बोर के परमाणु मॉडल को परमाणु का अस्थायी कक्षा का मॉडल भी कहा जाता है। अब बोर के परमाणु मॉडल की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कुछ, कि बोर का परमाणु मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। चक्कर लगाते समय यह इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आता जाता नहीं है। प्लांक क्वांटम सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन के जैसा अत्यंत तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला कण अपने ऊर्जा का ह्रास सतत रूप से न करके और सतत रूप से करता है। कभी ऊर्जा का ह्रास करता है तो कभी ऊर्जा को प्राप्त करता है, इसलिए वह अपने अस्थायी कक्षा में बना रहता है और परमाणु का अस्तित्व भी बना रहता है। इलेक्ट्रॉन उसी अस्थायी कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिसके लिए उसे अनुमति मिली। मतलब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन मनमानी कक्षा में चक्कर नहीं लगाएगा, उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसके लिए उसे परमिशन मिला हुआ है। परमिशन का आधार ऊर्जा है और कक्षा के ऊर्जा के समतुल्य होना आवश्यक है। अर्थात उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग NVR बराबर NH/2 पाई के मान के बराबर होगा, तभी इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर लगा सकेगा, अन्यथा नहीं। जहां पर n कक्षा की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, h प्लांक क्वांटम संख्या है, प्लांक नियतांक है, इसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। प्लांक कांस्टेंट है, ठीक। उसके बाद पाई का मान सभी को पता है 22/7 होता है। तीसरी विशेषता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दी जाती, अगर दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को प्राप्त करके अपने लोअर एनर्जी लेवल से जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा और वहां से एनर्जी को रिलीज करते हुए जहां पहले था वहीं पर चला जाएगा, पहुंच जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि यह जो 2 है यह हायर एनर्जी लेवल की बात करता है और यह जो 1 है लोअर एनर्जी लेवल के कक्षा की बात करता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त किया इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद
परमाणु की अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। इससे अधिक इलेक्ट्रॉन परमाणु की अस्थायी कक्षा में नहीं रह सकता है। अर्थात पहली कक्षा K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा M में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा N में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन, पांचवी कक्षा O में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। अब बोर के परमाणु मॉडल के महत्व की हम बात करते हैं। जैसा कि आप देख और समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि बोर के परमाणु मॉडल से परमाणु के अस्तित्व की सही व्याख्या हो जाती है। बोर के परमाणु मॉडल से परमाणु के अस्तित्व की सही व्याख्या हो जाती है। अर्थात परमाणु अस्थायी है, नष्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का त्याग सतत रूप से न करके असतत रूप से करता है। बोर के परमाणु मॉडल से परमाणु की कक्षा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का पता चल जाता है कि वह इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। बोर के परमाणु मॉडल से ज्ञात किया गया रिडबर्ग नियतांक का मान प्रायोगिक मान के समतुल्य है। चौथा, बोर के परमाणु मॉडल से एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या हो जाती है। अब इसके बाद इस बोर के परमाणु मॉडल के दोष की भी कुछ बात हम लोग कर लेते हैं। दोष या कमी की भी कुछ बात कर ली जाती है। नंबर 1, बोर परमाणु मॉडल से एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो होती है। परंतु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के
स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो पाती है। तीसरा हम लोग दूसरा इसका दोष देखते हैं। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का बारीक रेखाओं में बारीक रेखाओं में विभाजन क्यों होता है? विभाजन क्यों होता है? इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है, नहीं मिलती है। अगला पॉइंट कहता है, तीसरा पॉइंट, जीमेल प्रभाव। तथा स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पाती है। व्याख्या नहीं हो पाती है। चौथा पॉइंट कहता है कि बोर के परमाणु मॉडल से हाइजेन वर्ग के और निश्चितता के सिद्धांत के और निश्चितता के सिद्धांत के प्रतिकूल है, प्रतिकूल है। पांचवा पॉइंट कहता है कि
उपकक्षा तथा कक्षकों की जानकारी भी बोर के परमाणु मॉडल से नहीं मिल पाती है। बोर के परमाणु मॉडल से इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की दिशा, चक्कर लगाने की दिशा का पता नहीं चल पाता है, नहीं चल पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं बोर परमाणु मॉडल के गुण में इस परमाणु मॉडल से परमाणु के अस्तित्व की सही जानकारी मिलती है कि परमाणु अस्थाई है, यह कभी नष्ट नहीं होता है। बोर के परमाणु मॉडल से ज्ञात किया गया रिडबर्ग नियतांक का मान प्रायोगिक मान के करीब है, समतुल्य है। बोर के परमाणु मॉडल से परमाणु स्पेक्ट्रम की जानकारी मिलती है और इलेक्ट्रॉन के अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाने की जानकारी मिलती है। फिर इस बोर के परमाणु मॉडल के हम दोष पर विचार करते हैं, अब गुण या कमी पर विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल से एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की जानकारी तो मिलती है। हाइड्रोजन परमाणु हो, लिथियम प्लस आयन वाला परमाणु हो, तो इसके परमाणु स्पेक्ट्रम की जानकारी मिलती है, परंतु शेष परमाणु जिसकी संख्या 115 के आसपास है, उसके स्पेक्ट्रम की जानकारी नहीं मिल पाती। बोर के परमाणु मॉडल से यह भी पता नहीं चलता है कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्यों विभाजित होती है, बारीक रेखाओं में क्यों बढ़ जाती है, इसके कारण का भी पता नहीं चल पाता। बोर के परमाणु मॉडल से जीमेन प्रभाव अर्थात स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युतीय क्षेत्र में विचलन क्यों होता है, या स्टार्क प्रभाव स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विचलन क्यों होता है, इसके कारण की भी जानकारी नहीं मिल पाती। बोर का परमाणु मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुकूल नहीं। बोर के परमाणु मॉडल से उपकक्षा कक्षकों की जानकारी नहीं मिल पाती है। बोर के परमाणु मॉडल से यह भी पता नहीं चल पाता है कि इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की दिशा क्या है। इस प्रकार बोर के परमाणु मॉडल के गुण और दोष दोनों हैं। हम लोगों को ठीक से सावधानी पूर्वक इसके गुण और दोष पर विचार करते हुए इसकी महत्वपूर्ण जानकारी को सीखने, समझने, आत्मसात करने का सतत प्रयास करना चाहिए।